निकिता, वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। बच्चों, हमने ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो उसको कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं बेटा उन सबको लेबल किया था। जस्ट इनका एक ओवरव्यू देखा है, हर एक का फंक्शन डिटेल में अभी हम समझने वाले हैं। जितने भी ऑर्गन्स आपको यहाँ पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये सारे ऑर्गन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि एक जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग होता है, पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आहार नाल जिसे आप कह सकते हो, एलिमेंट्री कैनाल। और एक होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्गन्स होते हैं, जो एक्चुअल में हम बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन नहीं माने जाते हैं, ये एक्स्ट्रा होते हैं लेकिन बहुत काम के होते हैं। तो अगर आप ऐसे इनको क्लासिफाई करना चाहो तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आ जाता है। एलिमेंट्री कैनाल हमारी स्टार्ट होती है बेटा माउथ से। उसमें माउथ आ जाएगा, बक्कल कैविटी, यानी कि बक्कल कैविटी हो गया, इसमें टीथ टंग आ गए। फिर ये जो लीवर और गॉल ब्लैडर दिख रहा है ना, ये इसमें नहीं आता है। हमारी ईसोफेगस के बाद में डायरेक्ट हम किस पर आ जाते हैं, स्टमक पर आ जाते हैं। बक्कल कैविटी हो गया, ईसोफेगस जो कि हमें लॉन्ग ट्यूब जैसी दिखाई दे रही है, फिर ये हमारा स्टमक। स्टमक के बाद हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है, इसके पहले आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट में आ जाता है यहाँ पर एनस। तो ये सारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या आ जाती है, तीन ऑर्गन्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक हमारा लीवर, जो कि एक्सेसरी ऑर्गन है, क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, क्या फंक्शन है आज हम समझेंगे। गॉल ब्लैडर दूसरा ऑर्गन होता है जो कि एक्सेसरी कहा जाता है, और एक यहाँ पर तीसरा होता है लीफ जैसे स्ट्रक्चर का पेनक्रियाज। ये सारे ऑर्गन मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि हम पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर हमने बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंप्लीट किया हो लगभग। ठीक है, तो आप वहां जाकर के लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, इन सबको डिटेल में देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं हर एक फंक्शन को बेटा डिटेल में समझना। पहला हमारे पास है माउथ। हमारी एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि टीथ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दांत। इसके अलावा टंग और सलाइवरी ग्लैंड, इन तीनों से मिलकर के बनता है बेटा हमारा माउथ या बक्कल कैविटी। आप बेटर होगा कि यहाँ पर क्या याद रखोगे, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। ये जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, कोई डाइजेशन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन की जगह पर आप वर्ड यूज कर सकते हो मैकेनिकल चर्निंग। यानी कि जो खाना हमने बड़े बड़े पार्टिकल्स में खाया था, जैसे हमने जो रोटी खाई थी, रोटी हो गया, चावल हो गया, जो भी फूड आपने कंज्यूम किया, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने का काम तो डाइजेशन कहलाता है, लेकिन सिर्फ खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, जो पार्टिकल हमने खाया, जैसे रोटी का टुकड़ा हमने खाया, तो ये जिस टुकड़े को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं ना, इसको हम चर्निंग कह देंगे। वो किस प्रोसेस से करते हैं, हम च्यूइंग प्रोसेस से, यानी कि चबा करके खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में हमने तोड़ दिया। ये जो मैकेनिकल चर्निंग होती है, ये कौन करता है, हमारे टीथ करते हैं। जो हमारे टीथ होते हैं बेटा, ये भी कई सारे टाइप के होते हैं। जैसे कि जो फ्रंट के टीथ होते हैं उनको आप क्या कह सकते हो, इंसीजर कह सकते हो। साइड वाले फिर होते हैं कैनाइन होते हैं, फिर उसके बाद प्री मोलर होते हैं, मोलर होते हैं। यानी कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, प्लस लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। मतलब ये जो कुछ डाटा है ये आप 11th क्लास में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, बट ऐसे ही मैंने बता दिया, आप याद रख सकते हो रखना चाहो तो। टीथ क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल चर्निंग कर रहे हैं, च्यूइंग करके हम जो खाने के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा टीथ का काम। दूसरा हमारा टंग, जो जिह्वा होती है या फिर जो जीभ होती है बेटा, इसका फंक्शन क्या होता है, एक तो ये क्या करती है, जो सलाइवा हमारे माउथ में सिक्रीट होता है, जो लार होती है, लार को खाने के साथ मिक्स करना। सलाइवा को क्या करता है, ये खाने के साथ मिक्स करके उसका बोलस बना देता है, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। दूसरा ये जो टंग होती है, ये क्या करती है, एक तो मस्कुलर ऑर्गन है, आप इसके बारे में एक बात ये याद रख सकते हो, इसके दो फंक्शन है। एक फंक्शन इसका ये होता है कि ये क्या करती है, हमारे फूड को मिक्स करती है। मिक्स फूड किसके साथ मिक्स करती है, विद सलाइवा। और दूसरा क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड, मतलब आप फूड को इधर से उधर, उधर से इधर, जब मुंह में पूरा चला, मुंह में जो पूरा चला पा रहे हो ना, फूड को इधर से उधर कर पा रहे हो, तो वो मूवमेंट भी किसकी वजह से हो रहा है, टंग की वजह से हो रहा है। तो टंग के दो फंक्शन होते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड कराती है और मिक्सिंग कराती है फूड के सलाइवा के साथ में। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होती है, इसके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और हमारी टंग रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा टेस्ट के लिए। जैसे जितने भी टाइप के हमें टेस्ट आते हैं, हम खाने को चख करके जो बता पाते हैं कि ये मीठा है, खट्टा है, तीखा है, किस टाइप का है, तो वो किसकी वजह से, टंग की वजह से, क्योंकि टंग के ऊपर सेंसरी पेपिलास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेस्ट बड बोल सकते हो, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो हमारे माउथ में ही, बकल कैविटी में ही एक और चीज प्रेजेंट होती है, विच इज सलाइवरी ग्लैंड। जो ये सलाइवरी ग्लैंड होती है, इनको आप लार ग्रंथि कहते हो, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, लार ग्रंथि।
ये जो होती है बेटा लार ग्रंथि है, तो क्या करेगी ग्रंथि, ये लार ग्रंथि है यानी कि सलाइवा का सिक्रीशन करेगी, लार को फॉर्म करने का काम करेगी, तो ये रिलीज करती है सलाइवा, लार का स्रावण करती है। अब ये जो सलाइवा होता है इसका काम क्या होता है, ये फूड को क्या करता है, स्मूथ बनाता है। जो खाना हमने खाया था, रोटी तो एकदम सूखी थी, वो बहुत ज्यादा ऐसी स्टिकी नहीं होती है, चिपचिपी नहीं होती है, वो अंदर नहीं जा पाती है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, सलाइवा की प्रेजेंस में क्या कर पाता है, जो हमारा फूड होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी सलाइवरी ग्लैंड का, मतलब सलाइवा का, क्योंकि सलाइवा सीक्रेट हुआ है सलाइवरी ग्लैंड से, तो ये जो हमारा सलाइवा है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम को आप क्या कहते हो, सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम का नाम आप क्या याद रखोगे, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, या फिर इसी को कहा जाता है बेटा टाइलिन। क्या कहा जाता है इसको, टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज को ही हम टाइलिन बोलते हैं। ये किसमें प्रेजेंट होता है, हमारी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे बहुत सारे आपने एनिमल्स को देखा होगा, वो क्या करते हैं जब उनको कहीं पे चोट लग जाती है, जैसे डॉग को देखा होगा, जब उसको चोट लग जाती है तो वो क्या करता है, उस जगह को ऐसे अपनी टंग से टच करता रहता है, यानी कि चाटता रहता है। इसका रीजन क्या है बेटा, उसकी सलाइवा, जो वो सलाइवा कॉन्टिन्यूअसली रिलीज कर रहा है ना, उसके सलाइवा के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि बैक्टीरियाज के अगेंस्ट वो काम करता है। तो जो उसको घाव हुआ है ना, उस घाव को ठीक कर देती है उसके सलाइवा। जो डॉग्स होते हैं या फिर जो अदर एनिमल्स आपने देखा होगा, जो अपनी ही लार को अपनी बॉडी पर लगाते रहते हैं, उसका रीजन क्या है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। वैसे ही हमारी सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सलाइवरी एमाइलेस। क्या काम करता है ये, जो हमने खाना खाया था उसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट था, उस स्टार्च क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उस स्टार्च को यानी कि इस कॉम्प्लेक्स को किस में तोड़ता है, माल्टोज में। माल्टोज क्या है यहाँ पर, माल्टोज है एक सिंपल शुगर। माल्टोज क्या है, सिंपल शुगर है यहाँ पर, और जो हमारा स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स फूड है। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में थोड़ी बहुत क्वांटिटी में यहाँ पर कौन तोड़ रहा है, हमारा सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये जो बोलस है, बोलस मैंने आपको बता दिया, जो सलाइवा है, सलाइवा के साथ में जब हमारा फूड मिक्स होके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, तो इसको आप क्या कह सकते हो बेटा, बोलस कह सकते हो, बोल लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम बोलस कहते हैं। ये हमारे माउथ का काम हो गया, बकल कैविटी का काम हो गया। अब जब खाने को हमने माउथ में रखा, चीव कर लिया, चबा लिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, अब उसको क्या करते हैं, हम निगल जाते हैं। तो जब खाने को हम निगल जाते हैं, तो निगलने के बाद में वो कहाँ एंटर करेगा, हमारे फूड पाइप में, यानी कि हमारी ईसोफेगस के अंदर, ग्रसनी के अंदर। अच्छा, एक आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखोगे, जैसे आपने खाने को खाया, ये खाना नीचे वाले जो पाइप होता है, कनेक्शन होता है, वहां से अंदर जाएगा, और यहाँ ऊपर हम रेस्पिरेशन करके, ब्रीदिंग करके, हमारा एक पॉइंट ऊपर होता है, विंड पाइप ऊपर होता है, नीचे फूड पाइप होती है। एक कॉमन पैसेज होता है बेटा, जहां पर फूड और एयर दोनों होते हैं। इस कॉमन पैसेज को हम फेरिंग्स कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। फेरिंग्स होता है, लेकिन फेरिंग्स के यहाँ पर एक ग्लॉटिस और उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा होता है, एपिग्लोटिस। आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिर से आएगा, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, फिर वहां भी पढ़ेंगे। एपिग्लोटिस नाम का एक ढक्कन होता है, एक फ्लैप होता है, जिसका काम क्या होता है, वो एपिग्लोटिस जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो विंड पाइप को क्लोज कर देता है। किसको क्लोज कर देता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है, जिससे हमारा जो खाना है हमारे विंड पाइप में नहीं एंटर करता। यहाँ पर क्या किया, उस एपिग्लोटिस ने क्लोज कर दिया। एपिग्लोटिस ने क्लोज कर दिया, तो अब खाने को जगह तो सिर्फ यहीं से मिल रही है, तो हमारा खाना डायरेक्टली ईसोफेगस में ही एंटर करता है। क्यों, क्योंकि एपिग्लोटिस नाम का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे फेरिंग्स के पास में। अब ये जो एपिग्लोटिस है, ये इस बार इसने क्या किया, फेरिंग्स क्या किया, विंड पाइप को क्लोज किया। अब जब हम ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम पर ये हमारे फूड पाइप को क्लोज कर देता है, यानी एपिग्लोटिस वहीं पर काम करता रहता है। कभी ये विंड पाइप को क्लोज करता है, कभी ये फूड पाइप को क्लोज करता है, जिससे हमारा खाना हमारे ईसोफेगस में ही जाए, और जो हमारी एयर है वो हमारे विंड पाइप में ही जाए। तो अब इस चीज को याद रखोगे। इसीलिए जब हम कई बार खाना खा रहे होते हैं, पानी भी पी रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो जो हमें खांसी आ जाती है, वो खांसी इसीलिए आ जाती है क्योंकि जो हमारा खाना यहाँ जाना चाहिए था, गलती से यहाँ जाने की कोशिश कर रहा होता है, यानी कि हमारा फूड बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे फूड पाइप में जाना है या फिर कहाँ जाना है, विंड पाइप में जाना है। तो इपिग्लोटिस ठीक से क्लोज नहीं हो पाते, तो कई बार हमारा खाना नोज में चला जाता है, लेकिन नोज से सॉरी जो हमारा विंड पाइप है वहां से लंग्स तक नहीं पहुंचता है, उसके पहले ही खाने को पुश करके हमारे नाक के थ्रू ही वापस कर दिया जाता है। इसीलिए कई बार खांसी होती है, आपने पानी तो माउथ से पिया था लेकिन निकल आता है कई बार नोज से। तो इसका रीजन क्या है, यही जगह है। इस जगह पर ही हमारा खाना क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो खाना है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो अगली बार अपने खाने को कंफ्यूज होने से बचाने के लिए या तो खाना खाना या तो बातें करना। चलो आगे बढ़े। ईसोफेगस की हमने बात की बेटा, ईसोफेगस में जाएगा, सेकंड ऑर्गन है हमारा, माउथ से खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म याद रखनी है बेटा,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है हमारी ईसोफेगस के अंदर। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? जैसे आपने कोलगेट सब देखते हो, है ना? मॉर्निंग में आपने कोलगेट लिया, अब मान लो आपके घर में ऐसा नहीं होता हो कि कोलगेट खत्म हो गया, उसके बावजूद भी उसमें से निकाल रहे दबा-दबा के। लेकिन बाय चांस कभी ऐसा हुआ कि जो कोलगेट है वो खत्म हो गया, तब आप क्या करते हो? उसको पुश करते हो। पीछे जितना कोलगेट है उसको आगे लाते हो और फिर एकदम से पिचकाते हो। जिससे जितना भी अंदर बचा हुआ होता है कोलगेट वो सारा बाहर आ जाता है, जो टूथपेस्ट है वो सारा बाहर आ जाता है। कुछ उसी तरीके से जो हमारी ईसोफेगस होती है ना बेटा, वो भी ऐसे मूवमेंट करती है। इस जगह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, अंदर की साइड पिचक जाती है, तो जो हमारा खाना यहाँ पे था वो खाना खिसक के आगे आ जाता है। खाना यहाँ पे आ गया, अब इस खाने के पास में जो हमारी मसल्स है, हमारी इसोफेगस की जो मसल्स है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, हमारा खाना और आगे खिसक जाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरीके से जो हमारी इसोफेगस है वो करती रहती है। तो इसोफेगस के अंदर होने वाले इस मूवमेंट को आप क्या नाम देते हो? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस भी लिखा हुआ हो तब भी सही है। पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको हम हिंदी में क्रमाकुंचन गति कहते हैं। इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर मूवमेंट होता है, यानी कि हमारी ईसोफेगस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, रिलैक्स करवाना, ये हमारे विल में नहीं होता है, हम हमारी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। मस्कुलर मूवमेंट, हमारी जो ईसोफेगस है इसका मस्कुलर मूवमेंट हम खुद से नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली होता है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर मूवमेंट। अनैच्छिक यहाँ पर मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है। इसोफेगस में आप यही चीज याद रखोगे, क्या इसोफेगस में कोई डाइजेशन हो रहा है? तो नहीं, किसी भी प्रकार का पाचन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक जो कि हमारा एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, ये जे शेप्ड ऑर्गन सबसे ब्रॉड पार्ट होता है, यानी कि जो हमारी इसोफेगस ऐसी ट्यूब जैसी चली आ रही थी वो एकदम ब्रॉड हो गई और कुछ इस शेप में आ गई। जे शेप्ड ऑर्गन जो हमारा ये स्टमक है बेटा, इसके बहुत सारे काम है। ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आप ये बात इसके बारे में याद रखोगे। ये क्या करता है? जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड किससे बनी होती है? बहुत सारे अलग अलग टाइप की सेल्स से, कोशिकाओं से बनी हुई होती है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये क्या सिक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, जठर रस स्रावित करती है। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है बेटा, जो जठर रस होता है, ये क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl प्रेजेंट है। यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है उस जूस के अंदर क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसको अभी अपन आगे समझ रहे हैं। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, जो हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनी हुई है बहुत सारे अलग अलग टाइप की सेल्स से। अलग अलग टाइप की सेल्स अलग अलग चीजों को सिक्रेट करने का काम कर रही है। अब बहुत सारी चीजें सिक्रेट होती है तो यहाँ पर एंजाइम्स भी सिक्रेट होते हैं। कौन से एंजाइम सिक्रेट करती है जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है? वो कौन से एंजाइम सिक्रेट करती है? पहला ये करती है पेप्सिन, दूसरा करती है रेनिन। अच्छा, एक मिनट के लिए आप रुक जाओ, पेप्सिन और रेनिन नहीं याद रखो, यहाँ नीचे आओ। एक्चुअल में जो सिक्रेट होता है ना बेटा, वो क्या होता है? पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन जो होता है बेटा वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि इनएक्टिव एंजाइम होता है। दूसरा जो एंजाइम रिलीज होता है वो प्रोरेनिन होता है, ये भी इनएक्टिव एंजाइम होता है। तो इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए बेटा, इनके एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है एसिडिक कंडीशन का होना। यानी कि हमारे स्टमक के अंदर कैसी कंडीशन होनी चाहिए? एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए, अम्लीय माध्यम होना चाहिए। तो उस एसिडिक कंडीशन को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर HCl। HCl का पीएच कितना होता है? जनरली हमें 1.2 टू 1.5 इसका पीएच मिलता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ये एसिडिक होता है, बहुत कम पीएच वाला होता है। तो ये एसिडिक मीडियम पूरा क्रिएट कर देता है हमारे स्टमक के अंदर, जिससे होता क्या है बेटा, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एक्टिवेट हो जाते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? इनका जो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं पेप्सिन, और जो प्रोरेनिन होता है उसका एक्टिवेटेड फॉर्म होता है रेनिन। प्रोरेनिन और जो पेप्सिनोजन है ये किसी चीज का डाइजेशन नहीं करते। जब इनको एसिडिक मीडियम मिलता है, HCl मिलता है, तब पेप्सिन और रेनिन ये क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। पेप्सिन पी से याद रखो प्रोटीन, ये किसका डाइजेशन करता है बेटा? प्रोटीन का। जो खाना हमने खाया था उसके अंदर अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? पेप्सिन करेगा। रेनिन डाइजेस्ट करता है बेटा केसीन को। केसीन क्या है? हमारा जो प्रोटीन एक टाइप का प्रेजेंट होता है। ये जो केसिन है ये क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है। किसमें प्रेजेंट होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो मिल्क का केसिन प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करता है रेनिन। और जो मिल्क शुगर होती है, मिल्क शुगर को हम क्या कहते हैं? लैक्टोज, उसको भी ये डाइजेस्ट करता है। मेनली किसको डाइजेस्ट करता है? रेनिन। किसको डाइजेस्ट करता है? रेनिन केसिन को। केसिन क्या है? प्रोटीन है। किसमें प्रेजेंट है? मिल्क में प्रेजेंट है। लेकिन ये जो रेनिन होता है बेटा, ज्यादातर ये किन में मिलता है? इन्फेंट्स में, या जो छोटे बच्चे होते हैं जो मिल्क कंज्यूम करते हैं
मदर मिल्क जो बेसिकली कंज्यूम करते हैं ज़्यादा उनके अंदर मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग काफ़ी लंबे समय तक के लिए जैसे जो ओल्ड एज वगैरह लोग रहते हैं, वो भी अगर मिल्क कंटीन्यूअसली कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर भी रेनिन की क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल सकती है। तो मिल्क की जो प्रोटीन होती है केसिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन है, और जो प्रोटीन होता है जनरल जो हमारे फूड में प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन प्रेज़ेंट होता है। इन दोनों को ही एक्टिवेट करने के लिए एचसीएल एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एचसीएल कहाँ से रिलीज हुआ? ये जो ग्लैंड्स थी बेटा, इसी में कुछ सेल्स होती है जो एचसीएल सिक्रीट करने का काम करती है। कुछ सेल्स क्या करती है? एचसीएल सिक्रीट करती है। कुछ सेल यहाँ से क्या सिक्रीट करती है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सिक्रीट करती है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सिक्रीट करती है। कुछ सेल्स यहाँ की क्या करती है? एक और चीज को सिक्रीट करने का काम करती है। हमने देख लिया कि जो हमारा HCl है उसका जो पीएच है हाईली एसिडिक है। अब इतने हाईली एसिडिक मीडियम को अगर हमारे लंग्स के अंदर सॉरी, हमारे स्टमक के अंदर बना के रखा है तो हमारे स्टमक में तो अल्सर्स पैदा हो सकते हैं, अल्सर्स बन सकते हैं। हमारा स्टमक अंदर से पूरा जल सकता है क्योंकि इतना ज्यादा हाईली एसिडिक अगर मीडियम यहाँ पे रहेगा तो ये पूरी जो वॉल है ये पूरी जल सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए यानी कि HCl से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती है जो किसका स्रावण करती है, किसका सिक्रेशन करती है बेटा? म्यूकस का। म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो अंदर से पूरा हमारे स्टमक को कवर कर लेता है, जिससे स्टमक की जो वॉल्स है चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होने के कारण HCl इसके ऊपर कोई भी हार्म नहीं कर पाता है। इसीलिए जो हमारा HCl से प्रिवेंट करने के लिए जो लाइनिंग बनी होती है वो एवरी वीक चेंज करता रहता है हमारा स्टमक, यानी कि स्टमक के अंदर नई नई लेयर जो म्यूकोसा सेल्स होती है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो कंटिन्यूअसली हर वीक नया बनता रहता है। तो आप म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स याद रखोगे जो म्यूकस बनाती है प्रिवेंट करने के लिए। किससे? HCl से। HCl कौन सिक्रेट करते हैं? HCl सिक्रेटिंग सेल्स होती है जो HCl बनाने का काम करेगी। HCl क्या काम करेगा? एक तो ये एक्टिवेट कर रहा है जो हमारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर रहा है। HCl का एक और फंक्शन होता है बेटा, ये किल करता है जर्म्स को, बैक्टीरियाज को। ये जर्म्स और बैक्टीरियाज कहाँ से आए? हमने खाना खाया था, तो खाने के अंदर ऐसा तो है नहीं कि पूरा जो हमारा फूड हमने कंज्यूम किया बिल्कुल एकदम प्योर है। बहुत सारी क्वांटिटी में उसके अंदर हमें जर्म्स बैक्टीरियाज मिलते हैं। तो जब ये हमारे पेट के अंदर जाते हैं यानी कि स्टमक में जाते हैं तो वहां पर जर्म्स को बैक्टीरियाज को किल करने का काम कौन करता है? HCl। क्योंकि ये इतना ज्यादा इतना ज्यादा एसिडिक होता है तो ये इन सबको क्या कर देता है? किल कर देता है। तो HCl के फंक्शन पूछे जाते हैं बेटा, आप इसको याद रखोगे, 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटेक्टिव लेयर ये हमने देख लिया इनसाइड द स्टमक, जो कि किससे बनी होती है? म्यूकस से बनी होती है। कौन सिक्रेट करता है? गॉबलेट सेल्स या फिर म्यूकस सेल्स। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन आता है बेटा, वैसे तो ये एक्सेसरी ऑर्गन है, एक्स्ट्रा ऑर्गन है लीवर। लीवर का क्या फंक्शन होता है? ये सिक्रीट करता है बाइल जूस को। किसको फॉर्म करता है? ये बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस को आप क्या बोल सकते हो? पित्तरस। ठीक है, बाइल जूस को हम और क्या बोल सकते हैं? पित्तरस बोल सकते हैं। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? लीवर से, यानी कि फॉर्मेशन पूरा किसके अंदर होता है? हमारे लीवर के अंदर होता है। बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? लीवर के अंदर हो रहा है। जब लीवर में एक बार बाइल जूस बन जाता है बेटा तो डायरेक्टली वहां से सिक्रीट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये सिक्रीट होता है, बट सिक्रीट होने के बाद भी ये कहाँ चले जाता है? जो दूसरा हमारा ऑर्गन होता है गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर में जाकर के ये स्टोर हो जाता है। देखो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हम इसको यहाँ पे बना के देख लेते हैं। ये रहा, यहाँ पर डायग्राम देखो आप। ये रहा हमारा, ये तो रहा पेनक्रियास, ये पेनक्रियास है जिसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। ये रहा गॉल ब्लेडर, और गॉल ब्लैडर की एक ट्यूब आपको दिख रही होगी जो यहाँ करके ज्वाइन हो रही है। इसके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा लीवर। लीवर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 पार्ट्स इसके होते हैं, 2 लोब होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लोब होता है। और जैसे ही यहाँ पर क्या बनता है? बाइल जूस बनता है। तो ये बाइल जूस फॉर्म होने के बाद में कहाँ आ जाता है? इस गॉल ब्लैडर के अंदर, इस पित्ताशय के अंदर। और स्टोरेज ऑफ बाइल जूस कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। जो हमारा पित्ताशय होता है यहाँ पर ये स्टोर करके रखता है। फिर जैसे ही हमने खाना खाया, जब फूड को डाइजेस्ट करना है, फैट्स को डाइजेस्ट करना है, तो ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकल करके कहाँ आ जाता है? ये ट्यूब में। ये ट्यूब क्या है? आगे इसके बारे में अभी हम समझेंगे, अभी आप सिर्फ लीवर के बारे में देखो। लीवर एक बाइलोब्ड ऑर्गन होता है। बाइलोब्ड का मतलब होता है 2 लोब होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। ये लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है, जो हमारा लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। और ये फॉर्मेशन करता है किसका? बाइल जूस का। सिक्रीशन नहीं बोला हमने, क्या बोला? फॉर्मेशन। पहले ये फॉर्म करता है। ये जैसे ही फॉर्म कर लेता है तो इसको कहाँ भेज देता है? आगे गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है।
और फिर उसके बाद में सिक्रीट होता है आगे जब भी फूड को डाइजेस्ट करना। अब ये किस चीज को डाइजेस्ट करता है? जो बाइल जूस होता है बेटा, ये फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करने का काम कौन करता है? हमारा बाइल जूस करता है। इसके अलावा आपने अभी अभी क्या देखा कि हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन क्रिएट कर दी, किसने? HCl ने। तो जब खाना आगे बढ़ता है, स्टमक से निकल करके खाना आगे बढ़ता है, तो उस एसिडिक मीडियम को किस में कन्वर्ट करना? एल्केलाइन मीडियम मीडियम में थोड़ा सा क्षारीय बना देना, या फिर न्यूट्रल बनाने की कोशिश करता है कौन? ये जो हमारा बाइल जूस होता है। क्योंकि बाइल जूस एसिडिक नहीं होता है, तो ये क्या कर देता है? इस एसिडिक मीडियम को थोड़ा एल्केलाइन मीडियम बनाने की कोशिश करता है। ये देख लिया हमने गॉल ब्लैडर के बारे में। अब आगे देखो पेनक्रियास। अच्छा, डाइजेशन किसका, मतलब बाइल जूस किसका डाइजेशन करेगा? फेट का इमल्सिफिकेशन या फेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन अभी भी पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ बेटा। अभी हमने प्रोटीन को तोड़ लिया, हमने फैट को तोड़ लिया, लेकिन बहुत सारा जो अभी मैटर है वो बचा हुआ है, उसका डाइजेशन आगे होगा। देखो अब नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे पास, अगेन एक्सेसरी ऑर्गन में आता है पेनक्रियास अग्नाशय। ये क्या रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, अग्नाशयी रस जिनको हम कहते हैं। यानी कि ये एक चीज सिक्रेट करता है, उसके अंदर बहुत सारे काम की चीजें होती है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। पहला इसके जूस के अंदर होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज। इसको हिंदी में भी बेटा आप लाइपेज ही बोलोगे, इसको अमाइलेज ही बोलोगे, क्योंकि पेनक्रिया से निकल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। जस्ट सेकेंड, ये हो गया पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज है तो किसका डाइजेशन करेगा? वहां हमने किसका डाइजेशन देखा था? स्टार्च का। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही टूट करके ग्लूकोज बनाते हैं बेटा, इनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज बनाने का ये काम करते हैं। तो जो अमाइलेज होता है बेटा, ये किसको तोड़ रहा है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। फिर पेनक्रियाटिक लाइपेज है, लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? इमल्सिफाइड कर, जो फेट हमने देखा था बेटा, आगे जो फेट था इसके पहले, फेट का जो बड़ा ग्लोब्यूल था उसके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बना दिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स बना दिए। लेकिन ये फिर भी एब्जॉर्बेबल नहीं होते, यानी कि इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता हमारे ब्लड के अंदर, तो इसको और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना होता है। और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम कौन करता है बेटा? पेनक्रियाटिक लाइपेज करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। याद करो इसके पहले प्रोटीन किसने डाइजेस्ट किया था? जो हमारा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन था, उसमें जो हमारा पेप्सिनोजन होता है यानी कि पेप्सिन, वो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था। रेनिन भी डाइजेशन कर रहा था, लेकिन किसका डाइजेशन कर रहा था? जो प्रोटीन मिल्क में प्रेजेंट था, उस मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा था। तो आप डाइजेशन, जो प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले हैं उनके नाम आप एक साथ याद रखोगे। तो जो ट्रिप्सिन होता है वो भी किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। रिकॉल करो मेरे साथ, फिर से रिकॉल करो। वहां हमने क्या देखा था? पेप्सिनोजेन देखा था, जो किसमें कन्वर्ट हो गया? पेप्सिन में। किसको ब्रेक डाउन कर रहा था? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा था। फिर हमने वहीं पर दूसरा क्या देखा? प्रोरेनिन देखा था, जिसको HCl ने कन्वर्ट कर दिया किसमें? रेनिन में। रेनिन किसका डाइजेशन कर रहा था? मिल्क के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन, जिसको हम केसिन के नाम से जानते हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहा था। फिर हमने देखा जो हमारा बाइल जूस होता है, बाइल जूस फेट का इमल्सिफिकेशन करता है। फेट वसा जो कि बड़ा ग्लोब्यूल के फॉर्म में होता है, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में तोड़ देता है कौन? बाइल जूस, पित्तरस। अब जो बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, उसको और ज्यादा तोड़ने की जरूरत होती है। तो जो हमारा पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज उस छोटे छोटे पार्टिकल वाले फैट को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो आप एक जगह पर ऐसा टेबल बना के याद करोगे बेटा, तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा हमारा जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज, सॉरी पेनक्रियाटिक जूस होता है, जो पेनक्रियास से निकलता है, वो ये सारे काम करता है, इन सारे खाने के जो छोटे न्यूट्रिएंट्स है उनको तोड़ने का काम करता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट हमारा ऑर्गन आता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, जिसको हम कहते हैं छोटी आंत, जो कि एक्चुअल में छोटी नहीं होती है। ये 6 मीटर्स लॉन्ग होती है, लेंथ में तो ये बड़ी आंत से बड़ी होती है, बट क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, जो इसकी चौड़ाई होती है ना, वो कम होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में टूटी हुई होती है, मतलब है तो लंबी ट्यूब ही, बस उसके छोटे छोटे पार्ट्स हमने कर दिए और उसको अलग नाम दे दिया है। डिओडिनम, ये जो डिओडिनम पार्ट ये कहाँ मिलेगा? देखो हमने ऐसा स्टमक देखा था, स्टमक के आगे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, सी शेप्ड, ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? डिओडिनम कहलाता है। अग्रग्रहणी जिसको हम कहते हैं। जेजुनम इसके बाद जब ये एंटर कर गया यहाँ पर, जो कॉइल्ड हो जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? जेजुनम कहते हैं। और इलियम इसके आगे वाला पार्ट, वो पार्ट जो जाकर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पर जुड़ रहा है, ये जो पार्ट यहाँ पर जुड़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं।
तो ये तीनों क्या करेगी बेटा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फूड का फाइनल डाइजेशन होता है। फूड का क्या हो जाता है, डाइजेशन फाइनल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट। और इसके साथ-साथ में बेटा यहाँ पर क्या होता है, फूड का एब्ज़ॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण होता है। याद करो, हम डाइजेशन के स्टेप्स भी तो पढ़ते आ रहे हैं। पहला खाने को कंज़्यूम करना इंजेशन कहलाता है। दूसरा ये जो खाने को हम तोड़ रहे हैं छोटे-छोटे पार्टिकल्स में, ये पाचन कहलाता है। और जब पाचन हो जाएगा तो फिर उस खाने का क्या होगा, अवशोषण होगा। तो वो अवशोषण एब्ज़ॉर्प्शन कहाँ पर होता है बेटा, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे फूड का एब्ज़ॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण होता है। फाइनल डाइजेशन यहाँ पे होता है, तो जो हमारा फैट होता है उसका भी फाइनल डाइजेशन हो गया, छोटे पार्टिकल्स में ये टूट गया। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज। जो हमारा प्रोटीन होता है बेटा, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स का। नाम आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बस इतना याद रखो, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड। ऐसे बहुत सारे जब आपस में मिलते हैं, एक चेन बनती है, तो वो चेन क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। अब बड़ी चेन को तोड़ोगे तो छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे, तो वो छोटे पार्ट्स क्या है, अमीनो एसिड है। फिर यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि हमारा जो डीएनए है, जो आरएनए है, ये भी, इनका भी क्या हो रहा है यहाँ पर, डाइजेशन, यानी कि डीएनए आरएनए इनका भी, इनको भी तोड़ा जाता है। तो इनका भी डाइजेशन, यानी कि हमारा पूरा जो कंप्लीट होना है डाइजेशन, वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपसे पूछा जाए एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, अवशोषण कहाँ पर होता है, तो वो भी कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन, अब उसको हम देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बेटा, ये जो दीवारें दिख रही है आपको, किसकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर जैसे उंगली नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, विलाई कहते हैं। जो उंगली नुमा स्ट्रक्चर्स है, इनको क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर से बनी हुई, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही है, इनको विलाई कहते हैं। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर होती है ब्लड वेसल्स। देखो रेड कलर से बना रखी है मैंने, ये ब्लड वेसल्स है। अब जो हमारा खाना यहाँ पे आया बेटा, जो कि डाइजेस्टेड है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है, ये आराम से इन विलाई के अंदर एंटर कर सकता है। और विलाई के अंदर क्या है, हमारी ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा। ब्लड वेसल के अंदर क्या बह रहा है, ब्लड। तो यानी कि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी हमारे पोषक तत्व है, वो सब एब्सॉर्ब होकर कहाँ मिक्स कर दिए जाते हैं, हमारे ब्लड में। ब्लड इनका क्या करेगा, ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा हर एक सेल तक। हमारी हर एक सेल काम कर रही है, और हमारी हर एक सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज का यूज करके वो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ग्लूकोज को हर एक सेल तक भेजने का काम कौन करता है, ब्लड। ब्लड में कहाँ से आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर खाने का एब्जॉर्प्शन हुआ, अवशोषित हुआ, इसी कारण से ब्लड के अंदर हमारे ये न्यूट्रिएंट्स चले गए। ठीक है, ये हमने देखा बेटा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी लेंथ बड़ी होती, सॉरी, इसकी जो लेंथ होती है बेटा, वो क्या होती है, कम होती है। देखो 1.5 मीटर ही है, जबकि वहां पर हमने देखा 6 मीटर होती है। बट जो इसका डायमीटर होता है, इसकी चौड़ाई, जो इसकी चौड़ाई होती है ना, वो ज्यादा होती है। जबकि ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी चौड़ाई देखो कम है, इसीलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है बेटा, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। देखो, एक पार्ट को हम कहते हैं सीकम, एक को कहते हैं कॉलन, एक को कहते हैं रेक्टम। जो सीकम पार्ट होता है, इस डायग्राम में देखेंगे हम। आ जाओ यहाँ पे, देखो इस डायग्राम में, देखो यहाँ पर क्या है, ये रही हमारी कौन सी इंटेस्टाइन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो बड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। जो लार्ज इंटेस्टाइन बेटा जहां से स्टार्ट हुई है, ये वाला पोर्शन, ये कुछ, ये वाली नीचे वाली ट्यूब नहीं, ये तो हमारी अपेंडिक्स हो जाएगी। ये वाला जो कुछ पोर्शन है ना बेटा, ये क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। कुछ पोर्शन क्या कहलाता है, सीकम, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसके आगे यहाँ से तो बेटा हमारी कोलन स्टार्ट हो जाती है, दूसरा वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलन, यानी कि खड़ी ऊपर जा रही है। फिर हो जाती है ये ट्रांसवर्स कोलन, ये नाम आपको याद नहीं करना है बेटा, जस्ट सुन लो। ये जो कोलन ऊपर जा रही है, इसको असेंडिंग बोलते हैं। ये ट्रांसवर्स कोलन जो कि हॉरिजॉन्टली जा रही है, और फिर ये नीचे आ रही है, इसको डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। ये हमारी कोलन। इसके आगे ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा, सिग्मोइड कोलन भी होती है, थोड़ी सी सिग्मा, मतलब ऐसे पूरी ट्विस्ट हुई रहती है, तो उसको सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। इसके आगे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा रेक्टम कहलाता है, जहां पर फूड कुछ अनडाइजेस्टेड फूड कुछ समय तक के लिए स्टोर रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। इसके ऊपर वाला यहाँ ये पूरा कोलन ही होता है, सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, और ये असेंडिंग, और यहाँ पर सीकम है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब यहाँ देखो, ये सीकम फर्स्ट पार्ट हो गया, ये कोलन दूसरा पार्ट हो गया। कोलन को ही क्या कर दिया, असेंडिंग कोलन, जो कि ऐसे ऊपर जा रही है, ट्रांसवर्स कोलन जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रही है,
डिसेंडिंग कॉलन जो नीचे आ रही है, सिग्मोइड कॉलन जो यहाँ से ऐसे आने के बाद थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट हो जा रही है, इसको हम सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। सिग्मोइड कॉलन के बाद में सिग्मोइड कॉलन के बाद में क्या आ जाता है, रेक्टम मलाशय, जहां पर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कुछ समय के लिए स्टोर रहता है। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से आ गया, क्योंकि देखो खाने का एब्जॉर्प्शन हो गया, खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लिया, उसमें जो भी काम की चीजें थी उनको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब उसके बाद बेटा जो भी खाना बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया और डाइजेस्ट नहीं होने के बाद उसको कहाँ भेज दिया गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, इस अनडाइजेस्टेड फूड से, इस अनडाइजेस्टेड फूड से क्या करती है, पूरा वाटर एब्सॉर्ब कर लेती है, पूरा पानी निकाल लेती है। जब ये और वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती है, कुछ बचा कुचा जो उसके अंदर पानी होता है उसको जब एब्सॉर्ब कर लेती है, तो बिल्कुल ये किसी काम का नहीं होता, ये अनडाइजेस्टेड रहता है, अनएब्सॉर्ब्ड रहता है। तो ये कहाँ चले जाता है, रेक्टम में। रेक्टम में ये स्टोर रहता है, और जब भी लगता है कि ये बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, ज्यादा इकट्ठा हो गया है, तो इसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड कुछ टाइम तक के लिए रेक्टम में स्टोर, देन बॉडी से बाहर किया जाता है एनस के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड था उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें बेटा, फीसस में। फीसस मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, इसमें कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आगे खाने को कहाँ भेज देती है, अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में। रेक्टम कहाँ भेज देता है, एनस, और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर। ये रहा अनडाइजेस्टेड फूड कन्वर्ट इनटू फीसस वेस्ट मटेरियल। अपचित भोजन को अपशिष्ट पदार्थ में परिवर्तित कौन कर देती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। और क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि जल का अवशोषण करती है। तो यहाँ पर बेटा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड होता है। जितना भी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना था वो हमने डन कर लिया। बोनस लर्निंग में कुछ 2 पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। जो स्टमक की लाइनिंग होती है एवरी वीक रीजनरेट होती है। क्यों रीजनरेट होती है बेटा, क्योंकि एचसीएल हमारे स्टमक के अंदर बन रहा होता है, और एचसीएल कहीं हमारे स्टमक की दीवारों में अल्सर ना बना दे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये दीवारें कॉन्टिन्यूअसली क्या करती रहती है, रीजनरेट होती रहती है, एवरी वीक फिर से बनती रहती है। जो अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया था, साइड में जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके साइड में एक छोटी सी ट्यूब निकली होती है, उसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिनके अंदर बीटा बी सेल्स और टी सेल्स होती है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये क्या काम करती है, बी सेल और टी सेल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बूस्ट कौन करती है बेटा, ये वाली जो बी सेल और टी सेल होती है, यही हमारी इम्यूनिटी बनाती है। किसी भी पैथोजन से हमारी बॉडी जो फाइट करती है वो किन के कारण करती है, इनके ही कारण। तो इनको कुछ क्वांटिटी में प्रोड्यूस कौन करते हैं, लिम्फोइड टिश्यू। और ये लिम्फोइड टिश्यू कहाँ मिल रहे हैं, अपेंडिक्स में। जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे बेटा, वो क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट ज्यादा खाते थे, कच्चा खाना खाते थे, तो उनके अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये जो अपेंडिक्स है ये हेल्पफुल होती थी। मतलब किनके अंदर, हमारे एंसेस्टर्स के अंदर। जब वो राइपन फूड नहीं खाते थे, पका हुआ भोजन नहीं खाते थे, कच्चा खाते थे, तो प्लांट बेस्ड डाइट लेते थे, तो उस कंडीशन में उनको अपेंडिक्स की जरूरत होती थी। बट हमें इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। बट फिर भी क्योंकि इसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू है जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सेफ हाउस ऑफ गट फ्लोरा है, मतलब वही हमारे गट के कुछ बैक्टीरियाज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी, और इसके अलावा लिम्फोइड टिश्यू तो है ही है। ये बोनस लर्निंग में हो गया। इसके अलावा जो बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, जो एमपी बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड्स में आते हैं। तो आप यहाँ से, मतलब आज का जो हमने टॉपिक और कल प्रीवियस वीडियो का जो टॉपिक था, इन दोनों को मिला करके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक, जो हमारा स्वपोषी पोषण होता है, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन जो ईयर लिखे, इन ईयर्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर डिफरेंस आता है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। फोटोसिंथेसिस क्या होती है बेटा, इस प्रोसेस के बारे में लिखने के लिए आता है। केमिकल, और इसी को आप दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखते आनी चाहिए जो हमने पढ़ी थी। फिर लेबल डायग्राम पूछा है, ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर, यानी कि स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तब कैसे दिखते हैं, क्लोज होते हैं तब कैसे दिखते हैं। फिर सलाइवा का रोल डाइजेशन में क्या है, तो हमने देख लिया सलाइवा के अंदर टाइलिन प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती है, और हमारे स्टार्च को तोड़ करके माल्टोज में कन्वर्ट करता है। एसिड का रोल क्या है हमारे स्टमक के अंदर, ये पूछा जाता है, एसिड यानी कि HCl का रोल पूछा जाता है यहाँ पर आपसे। और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है आपको, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है बेटा जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, और आपके स्कूल बेस्ड एग्जाम में तो आ ही सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे बेटा किसकी, रेस्पिरेशन की। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे डन होता है, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन की।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।